नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे हैं। आज हम टीआरई 4 की तैयारी में हिस्ट्री के जो पिछली क्लास थी हमने 1936 के अधिवेशन तक कवर किया था। आज की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण बाकी के जो अधिवेशन हैं उन्हें कवर करेंगे। जैसे आपको बता दूं, आज हम 1937 का अधिवेशन कवर करेंगे। 1937 का अधिवेशन कवर करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे 1938 का अधिवेशन हम कवर करेंगे। 1939 का अधिवेशन, इससे बनने वाले प्रश्न आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और चौथे नंबर पे हम 1940 का अधिवेशन, उसके बाद एक लास्ट हम 1946 का अधिवेशन पे बात करने वाले हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम आज पहले टॉपिक से, ठीक है। तो आप सब हेडिंग बनाइए, 1937 का अधिवेशन। 1937 का अधिवेशन, क्लियर। चलिए, पहला है आज 1937 का अधिवेशन। पूछता है आपसे कि ये इसका स्थान स्थान तो आप कहेंगे कि फैजपुर में हुआ था सर। कहाँ हुआ था? फैजपुर में, क्लियर। और इसकी फिर आपसे पूछेगा कि अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। अध्यक्ष पूछेगा तो अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट याद रखना है कि गांव में आयोजित आयोजित होने वाला गांव में आयोजित होने वाला यह पहला अधिवेशन था। आयोजित होने वाला यह पहला अधिवेशन था, ठीक है। अधिवेशन था। तो आपसे पूछे कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ, तो 1937 का जो फैजपुर अधिवेशन था वो गांव में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये भी आपको याद रखना है कि अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, क्लियर। इसी में नेहरू ने किसानों पर विशेष जोर देते हुए 13 सूत्री कृषि कार्यक्रम घोषित किए, ठीक है। तो लिख लेते हैं, नेहरू ने नेहरू ने किसानों पर किसानों पर विशेष जोर देते हुए विशेष जोर देते हुए विशेष जोर देते हुए 13 सूत्री कृषि कार्यक्रम घोषित किए। 13 विशेष जोर देते हुए 13 सूत्रीय कृषि कार्यक्रम घोषित किए। कृषि कार्यक्रम, 13 सूत्रीय कृषि कार्यक्रम घोषित किए। तो ये भी आपको याद रखना है कि 13 सूत्रीय कृषि कार्यक्रम घोषित किए, क्लियर। आगे चलते हैं और अगला है हमारा 1938 का अधिवेशन। दूसरा आज हमने क्या टॉपिक रखा है? 1938 का अधिवेशन, क्लियर। 1938 का अधिवेशन। अच्छा, इसमें आपसे पूछेगा स्थान इसका, तो आप बोलेंगे कि ये कहाँ हुआ था? ये हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा में, ठीक है। कहाँ हुआ था? ये हरिपुरा में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी जो अध्यक्षता है वो अध्यक्षता इसकी किसने की? वो की आपकी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से याद रखना है कि इसमें
राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन हुआ। राष्ट्रीय योजना समिति, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। और इस जो ये जो समिति थी, राष्ट्रीय योजना समिति, इसके अध्यक्ष कौन बने? ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो वो जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। क्लियर? तो आपसे पूछे कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब हुआ, तो 1938 के अधिपुरा अधिवेशन में हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन में। और इस राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो वो आपका जवाहरलाल नेहरू जी को राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और इसी में एक पॉइंट और याद रखना है, पूछ सकता है, इसी में रियासतों के लिए नीति की घोषणा हुई। जो देशी रियासत थी, रियासतों के लिए, रियासतों के लिए नीति की, नीति की घोषणा, नीति की घोषणा हुई। ठीक है, इसी में रियासतों के लिए नीति की घोषणा हुई थी। क्लियर? आगे हम बात करते हैं 1939 का अधिवेशन। ठीक है, तीसरा है आज का हमारा 1939 का अधिवेशन। क्लियर? 1939 का अधिवेशन। इसमें आपसे पूछे कि स्थान, तो आप सब बताएंगे कि स्थान था इसका त्रिपुरी। स्थान क्या था इसका? त्रिपुरी। ठीक है, एमपी। त्रिपुरी कहाँ है? एमपी में। और ये त्रिपुरी भी जबलपुर जिले में, एमपी के जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में त्रिपुरी, जबलपुर में हुआ। ठीक है, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन बने इसके? इसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। इसमें जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उस चुनाव को सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे। ठीक है, जब बोस जी चुनाव जीते, अध्यक्ष का ये चुनाव जीते। ठीक है, अध्यक्ष का चुनाव ये जीत गए। ठीक है, अध्यक्ष का चुनाव जीत गए। तो इनके चुनाव जीतने से गांधी जी नाराज हो गए, क्योंकि इसमें गांधी जी के समर्थन वाले पट्टाभी सीतारमैया थे, वो हार गए थे। गांधी जी ने उन्हें समर्थन किया था और वो इसमें अध्यक्ष का चुनाव हार गए। तो गांधी जी ने ये अपने ऊपर ले लिया और कहा कि ये गांधी की व्यक्तिगत हार है। ये बात सुन के सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जो अध्यक्ष पद का चुनाव जीते थे, उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने यह भी बोला था कि गांधी जी, आप जो कहेंगे वो सारे कार्य आपके होंगे, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। लेकिन गांधी जी नहीं माने और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि यह गांधी की व्यक्तिगत हार है। तो इस चीज से हताश होकर सुभाष चंद्र बोस जी ने इससे इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद, ठीक है, याद रखना है, इस्तीफा देने के बाद इन्होंने एक नोट डाल के लिखो। ठीक है, कि इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब की थी? 1939 में। और किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, काफी बार ये प्रश्न पूछता है, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसको आप याद रखना, इसको याद रखना, काफी बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो वो सुभाष चंद्र बोस ने की। और कब की थी? तो 1939 में। अच्छा, जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो कोई ना कोई तो अध्यक्ष पद पर आएगा। तो फिर अस्थाई जो अध्यक्ष बने, अस्थाई अध्यक्ष जो बने, ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष जो बने, ठीक है, याद रखना कि जो अस्थाई अध्यक्ष बने,
वो आपके बने राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद अस्थायी अध्यक्ष बने। क्लियर? तो ये चीज याद रखना, महत्वपूर्ण है 1939 का अधिवेशन। क्लियर? आगे आगे हम बात करते हैं। आज का चौथा टॉपिक था हमारा 1940 का अधिवेशन। 1940 का अधिवेशन। क्लियर? 1940 का अधिवेशन। अच्छा, इसमें आपसे भी पूछेगा स्थान। ठीक है, तो स्थान आपको याद रखना है। स्थान आप क्या बताएंगे? आप बोलेंगे ये हुआ था रामगढ़, बिहार में। ठीक है, ये रामगढ़ बिहार में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की? ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। क्लियर? इसी में एक और पॉइंट याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप तैयार किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप तैयार किया गया। तैयार किया गया। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप तैयार किया गया। अच्छा, यही एक चीज पूछेगा कि ये जो भारत छोड़ो का जो नारा है, ठीक है, ये जो भारत छोड़ो का नारा है, ये नारा किसने दिया? ये नारा किसने दिया? तो ये नारा यूसुफ मेहर अली ने, यूसुफ मेहर अली ने दिया। मेहर अली ने दिया। ये भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने दिया। जब कांग्रेस ने ये प्रस्ताव पारित किया तो जो अंग्रेज हैं उन्होंने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो अगला पॉइंट हमारा बनेगा कि अंग्रेजों ने इस प्रस्ताव के बाद, इस प्रस्ताव के बाद कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। घोषित कर दिया। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है, आगे आप नोट डाल के एक प्रश्न लिखना, काफी बार ये भी पूछा गया है। सबसे लंबी अवधि तक, सबसे लंबी अवधि तक, सबसे लंबी अवधि तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन रहे? कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन रहे? तो ये रहे थे आपके मौलाना मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन रहे? तो वो रहे आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये आपको याद रखना है, काफी बार पूछा भी गया है प्रश्न कि सबसे कम अवधि तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो वो रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं हम 1946 का अधिवेशन, क्योंकि 1940 के बाद 46 तक कोई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। तो सबसे लंबी अवधि तक यही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। आज का लास्ट टॉपिक 1946 का अधिवेशन। ठीक है, 1946 का अधिवेशन। ठीक है, अब इसके बारे में भी आपसे पूछेगा कि ये कहाँ हुआ था, तो आप बोलेंगे कि ये मेरठ में हुआ। कहाँ हुआ? मेरठ में। फिर आपसे पूछेगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष के बारे में पूछे तो जेबी
कृपलानी थे। JV कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। क्लियर। यही एक चीज इसके बारे में याद रखनी है कि स्वतंत्रता से पूर्व स्वतंत्रता से पूर्व देश का अंतिम अधिवेशन था। देश का ये अंतिम अधिवेशन था। स्वतंत्रता से पूर्व देश का अंतिम अधिवेशन था। क्लियर। अब आगे हम याद रखेंगे कि 1947 में, ठीक है, अब हम पॉइंट बन के याद रखेंगे इन्हें। 1947, ठीक है, इसे बैठक या अधिवेशन हम कह सकते हैं, बैठक या अधिवेशन। ठीक। 1947 में बैठक या अधिवेशन जो हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसके अध्यक्ष आपसे पूछे तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। आगे आपसे पूछे 1948, ठीक है, आगे आपसे पूछे 1948, ठीक है, 1948 के अधिवेशन या बैठक का स्थान पूछे, स्थान, तो ये है आपका जयपुर। तो आप बोलेंगे कि स्थान का जयपुर। और इसके अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। अब अधिवेशनों से बनने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु डालने के बाद नंबर 1 में लिखना है आपको कि सबसे ज्यादा बार अधिवेशन कहाँ हुए। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, सबसे ज्यादा बार अधिवेशन कहाँ हुए। तो सबसे ज्यादा बार जो अधिवेशन हुए ये आपके हुए थे कलकत्ता में। कहाँ पे? ये हुए थे कलकत्ता में। ठीक है। कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो यहाँ कुल 10 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, कलकत्ता में कुल कितने अधिवेशन हुए? 10। कलकत्ता के बाद दूसरे नंबर पे आता है, नंबर 2 पे आता है मद्रास। मद्रास, और मद्रास में कितने अधिवेशन हुए थे? ठीक है, नंबर 2 पे आता है मद्रास। मद्रास में कुल 7 बार अधिवेशन हुए। ठीक है। आगे तीसरे नंबर पे आता है तुम्हारा बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे। बॉम्बे में भी 7 बार कांग्रेस के अधिवेशन हुए। फिर चौथे नंबर पे आता है आपका दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली में कुल 4 बार अधिवेशन हुए कांग्रेस के। ठीक है। और फिर एक आपको याद रखना है लाहौर। ठीक है, लाहौर में भी 4 बार, लाहौर में भी कितने बार? 4 बार हुए अधिवेशन। क्लियर। तो सबसे ज्यादा बार कलकत्ता में हुए थे, 10 बार अधिवेशन हुआ। और मद्रास में 7 बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। बॉम्बे में 7 बार हुआ। दिल्ली में 4 बार और लाहौर में भी 4 बार हुआ। ठीक है, ये तो हुए हमारे सबसे ज्यादा बार अधिवेशन कहाँ हुए। अब दूसरा आपसे यहाँ प्रश्न बन सकता है कि सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन बने। सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन बने? अध्यक्ष कौन बने? तो सबसे ज्यादा बार जो अध्यक्ष बने वो बने आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी सबसे बार अध्यक्ष बने और ये कुल 7 बार अध्यक्ष बने। कितने बार? ये कुल 7 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये भी आपको याद रखना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज हमने महत्वपूर्ण अधिवेशन जो थे वो कवर कर लिए गए हैं। ठीक है, टोटल अधिवेशन खत्म हो चुके हैं। तो आप अच्छे तरीके से इनका रिवीजन करके आना अगली क्लास में। अगली क्लास लेने से पहले पिछली क्लास का रिवीजन जरूर करना चाहिए।
तो आप इस क्लास का रिवीजन करके आएँ। और अगला टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो हम अब बंगाल विभाजन कवर करने वाले हैं। अगली क्लास में हम बंगाल विभाजन को कवर करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों में शेयर करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और मैंने जो आपसे वादा किया है वो तो मैं आपका पूरा करूँगा ही करूँगा कि मैं आपको एग्ज़ाम से पहले पेड क्लासेस से बढ़िया तरीके से मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, मैथ, ईपीएस, रीजनिंग, सारी की सारी क्लासें बेहतर तरीके से करा दूंगा। बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम आपका डिले है। अभी सरकार एस्टेट कराने की भी बात चल रही है, तो अब हालिया की एक न्यूज है जिसमें जुलाई तक टीआरई 4 आने की बात कही गई है। तो आपके पास अभी मई है, जून है और जुलाई भी है, 3 महीने हैं जिसमें 90 दिन होते हैं। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि पूरा सिलेबस आपका मैं कवर करवा दूंगा बेहतर तरीके से। बस आपको मुझ पर भरोसा दिखाना होगा। चैनल की शुरुआत है, छोटा चैनल है, उस हिसाब से आप इग्नोर ना करें, भरोसा करें और मेरा कंटेंट देखें। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप यहाँ रुकें, अन्यथा कोई बात नहीं, आप ना सब्सक्राइब करें और ना ही आप यहाँ रुकें। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप यहाँ पे देख के वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।